हेलो एवरीवन, मैं निरंजन देव आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे मोस्ट वेलकम करता हूं। और जैसा कि हमारा आगाज हो चुका है एमपी सेट एग्जाम का, और आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक लेके आया हूं यूट्यूब पर आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा। ये कोर्स आप सभी के लिए हमने लॉन्च कर दिया है और इस कोर्स की कीमत और भी हमने कम करके मात्र 3,000 रुपए की फीस को कर दिया है। तो जो भी विद्यार्थी एमपी सेट की तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़िएगा। आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। हमारा पहला पेपर है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, तो आप चाहें तो पहले पेपर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आज आपके सामने हमारे एमपी सेट का जो प्राचीन भारत की संकल्पना है उनका एक पहला टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है भारतवर्ष। ठीक है, तो आज का सेगमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी भारतवर्ष के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ जाइए। आज का पहला टॉपिक है हमारा भारतवर्ष। ठीक है, यहां से देखो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे एमपी सेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज मैं पहला ही टॉपिक लेके आया हूं। तो सबसे पहले मैं जानता हूं कि ये जो भारतवर्ष है इसके बारे में हमें बेसिक बात पता होना चाहिए। भारतवर्ष जो है किस स्थान को कहा जाता है, इसके सोर्स क्या है, ठीक है, इसे किस और नाम से जाना जाता है, बहुत सारी बातों को अपन चर्चा करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि भारतवर्ष जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारतवर्ष का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहां पर देखो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, भारत प्लस वर्ष, है ना। तो यहां पर देखो भा का मतलब होता है प्रकाश या दीप्ति, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे प्रकाश हो, लाइट हो। ठीक है, तो प्रकाश या दीप्ति, तो भा का शाब्दिक अर्थ में भा का अर्थ होता है बेटा प्रकाश या दीप्ति। दूसरा शब्द आता है रत। रत का मतलब होता है बेटा लीन या संलग्न होना, किसी जगह पे लीन या संलग्न होना ही क्या है, रत, रत। ठीक है, और वर्ष का मतलब होता है कोई भी स्थान या क्षेत्र, है ना। तो एक ऐसा क्षेत्र जो प्रकाश से पूर्ति से भरा हुआ हो, प्रकाशमय स्थान। तो ऐसा क्षेत्र जो प्रकाश से भरा हुआ है, प्रकाश से पूरी तरह से आपका जगमगा रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, भारत। ठीक है, तो ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाश में रहता है। तो हम सब किस देश के निवासी हैं, हम सब भारतवर्ष के निवासी हैं बेटा। तो हमें गर्व है हमें भारतीय होने पर, क्योंकि हम ऐसे स्थान से आते हैं जहां पर हमेशा प्रकाश रहा है। अब आप कहेंगे सर ये प्रकाश का मतलब यहां पर क्या है, बेटा प्रकाश का मतलब यहां पर ज्ञान से है। ऐसी भूमि जहां पर ज्ञान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। हमारी ऋषियों की भूमि रही है, हमारी वेदों की भूमि रही है, इसलिए ये जो भारत है वो ज्ञान से जगमगा रहा है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भारत को जाना जाता है। न जाने कितने अलग अलग जो है देशों से यात्री भारत में पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तो भारत भूमि जो है वो ज्ञान के लिए जानी जाती है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बात करता हूं इसके सोर्सों को लेकर। तो नामकरण की अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कि नामकरण जो है, तो देखो इसके बहुत सारे नाम जो है हमें दिखाई देते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसके नाम बताने वाला हूं आपको। देखो सबसे पहले वायु पुराण हो, या हमारा महाभारत का आदि पर्व हो, या फिर हमारा शतपथ ब्राह्मण हो, है ना। इसके अनुसार यह कहा गया है कि राजा दुष्यंत जो थे उनके पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम क्या किया गया है, भारत रखा गया है। तो ध्यान रखना प्रश्न आएगा कि जो भारतवर्ष है इसका किस पुराण में हमें उल्लेख मिलता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना वायु पुराण में। ठीक है बेटा, तो वायु पुराण जो है वो हमें बताता है कि राजा दुष्यंत और इनकी पत्नी थी शकुंतला, राजा दुष्यंत और इनकी पत्नी थी शकुंतला, इनके जो है पुत्र के नाम पर ही भारत नाम जो है कहा गया है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो और भी नाम हमें दिखाई देते हैं भारतवर्ष के, जैसे आपको पता होना चाहिए आर्यावर्त भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा आर्यावर्त, क्योंकि ये आर्यों का निवास स्थान रहा है। आपको पता है पूरी वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यों की सभ्यता मानी जाती है, और आर्य जो है इसकी उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आर्यों का जो विकास हुआ, आर्य कहां से आए, तो बेटा ये मध्य एशिया से आई। ये किसने कहा था, ये मैक्स मुलर ने कहा था। ठीक है, इसके अलावा और भी अलग अलग जो सिद्धांत आर्यों के बारे में बताए जाते हैं। ठीक है, तो आर्यों की जो निवास स्थान है वैदिक सभ्यता, इसके कारण से आर्यावर्त भी कहते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आर्य का शाब्दिक होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो ध्यान रखना आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, आर्य का शाब्दिक होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो देखो फैक्चुअल नॉलेज बहुत अच्छे से आपको करनी है, हर जगह पे फैक्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आर्य का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन, आर्यों का निवास स्थान, इसलिए इसे आर्यावर्त भी कहते हैं। अच्छा अगली बात इंडिया। बेटा इंडिया एक और नाम हमारे सामने जो निकल कर आया है वो है इंडिया। तो ये इंडिया क्यों कहते हैं भाई,
तो ध्यान रखना, देखो यहां से कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे। इंडिया किस भाषा का शब्द है? पहली बात तो ध्यान रखना, इंडिया जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। वेरी गुड, ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरी बात ध्यान रखना बेटा, ये जो इंडिया है, ये इंडिया क्यों नाम पड़ा है? तो यूनानियों के द्वारा सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा गया था। ध्यान रखना, एक नदी थी हमारी सिंधु, तो जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को जो यूनानी थे इन्होंने इंडस रिवर कहा। क्या कहा बेटा? इंडस रिवर। इसलिए इसके नाम पर इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या पड़ेगा? इंडिया। और हम सबको इंडियंस कहा गया। ठीक है, तो इंडिया, इंडियंस ध्यान रखिएगा। किन्होंने कहा है? इंडिया शब्द जो है किसने दिया? यूनानियों के द्वारा दिया गया है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो समझ में आ गया होगा आपको ये पॉइंट। फिर अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान, हम कहते कि हम हिंदुस्तानी है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए लाइन किसने कही है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदुस्तान शब्द जो है ये ईरानियों या पारसियों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ईरानी जो थे या जो पारसी थे उनके द्वारा ये शब्द दिया गया है। और ये फारसी भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान शब्द जो है वो किस भाषा का है, तो ध्यान रखना ये फारसी भाषा का शब्द है। अब बात आती है कि जो आपका हिंदुस्तान है ये नाम कहां से आया, तो ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान जो है ये भी सिंधु नदी के नाम पर ही, सिंधु नदी के नाम पर ही हिंदुस्तान आया। आप कहेंगे सर सिंधु से हिंदू का क्या लेना देना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा फारसी शब्दावली है, फारसी भाषा है, उसमें सा को हा कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर सा को प्रोनाउंस करते हैं किसके नाम से? हा के नाम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने सिंधु को क्या कह दिया? हिंदू कह दिया। क्या कह दिया? हिंदू। और इस स्थान को क्या दिया? हिंदुस्तान। आई बात समझ में? तो हिंदुस्तान क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने सा को हा प्रोनाउंस किया और उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और इस पूरे स्थान को हिंदुस्तान कहा। तो इस बात को ध्यान रखना कि हिंदुस्तान शब्द का ओरिजिन, तो ध्यान रखिएगा, ईरानियों के द्वारा आया है, फारसी भाषा का शब्द है। और ध्यान रखिएगा ये सिंधु नदी के कारण इसे हिंदू नदी कहा गया। क्लियर हो गया? तो ये भी हमारा क्लियर होता है, हिंदुस्तान के बारे में हमने बात कर ली। एक और नाम आपको ध्यान रखना बेटा, जम्बूद्वीप। बेटा जम्बूद्वीप, बौद्ध साहित्य जो है, बौद्ध साहित्य में इस पूरे क्षेत्र को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपने एक बहुत बड़ा जो है एक पुस्तक है अगुंतर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी गई है ना। तो बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, ऐसे बहुत सारे बौद्ध साहित्य हैं। तो बौद्ध साहित्य में इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। भरत खंडे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे। क्लियर हो गया बच्चों? तो ध्यान रखिएगा। चलिए एक और नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, इंतु। हाँ, ये नाम जो है देखो नाम से क्लियर हो रहा है, इंतु। ये एक मंदारिन भाषा का शब्द है। इंतु एक मंदारिन भाषा का शब्द है। मंदारिन मतलब एक चीनी भाषा है ना, और चीनी भाषा में इसको एक विशेष नाम से नाम दिया गया है, इंतु, है ना। एक और नाम है त्यांझू, तियांझू। तो इंतु और त्यांझू ये नाम जो है भारत को दिए है। किसने दिए? ये दिए हैं जो चीन से यात्री भारत में आए थे, और इसमें एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण यात्री का नाम है हेनसोंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, हेनसोंग की बात मैं कर रहा हूं। हेनसोंग एक चीनी यात्री जिसने भारत को इंतु के नाम से बुलाया। अब बात इंपॉर्टेंट ये है बेटा, कि जो चीनी यात्री है ये किस किस के काल में आए थे आपको पता होना चाहिए। जैसे फायान का नाम बड़ा फेमस है। फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे, और उनकी किताब थी फोक्यू की। तो आपको ध्यान रखना, फोक्यू की पुस्तक जो है वो फायान की थी। और एक और बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने मालवा की जलवायु को श्रेष्ठ जलवायु कहा था। मालवा की जलवायु को संसार की श्रेष्ठ जलवायु कहा था। और उसके बाद एक और नाम आता है जिसका नाम है हेनसोंग। ये आपके गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के काल में आए थे, ध्यान रखिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, इनकी एक पुस्तक का नाम है सीयू की। क्या नाम है बेटा? सीयू की। तो सीयू की पुस्तक इनका जो है नाम ध्यान रखिएगा। और इनके नाम कई बार पूछे आते हैं। इन्हें प्रिंस ऑफ ट्रेवलर या यात्रियों का राजकुमार और
नीति का पंडित भी कहते हैं। तो इनके बहुत सारे नाम है, ध्यान रखना। महामोच परिषद में भी इनको बुलाया गया था, ध्यान रखना। और हर्षवर्धन से एक प्रश्न बनता है कि भारत में कुंभ के मेले का आयोजन किस राजा के द्वारा कराया गया, तो ध्यान रखना हर्षवर्धन के द्वारा ही कराया गया था। तो देखो हिस्ट्री में आपको कनेक्टिविटी के साथ बहुत सारे फैक्टों को इस प्रकार से याद रखना होगा, क्योंकि पूरी तरह से फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है। कोई भी पुस्तक पूछ ली जाती है, पुस्तक का रचयिता पूछ लिया जाता है, उसमें क्या जानकारी मिली थी, राजनीतिक जानकारी क्या है, सामाजिक जानकारी क्या है, आर्थिक जानकारी क्या है, ये सारी जानकारी हमसे पूछी जाती है। और जो विद्यार्थी एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान रखिएगा, आपसे 2 नंबर में हैंड सॉन्ग पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 नंबर में आप कैसे लिख सकते हैं भाई। आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये गुप्तोत्तर क्या है, एक चीनी यात्री है। गुप्तोत्तरकालीन एक चीनी यात्री है जिसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, सीयूकी से मिलती है। और ये किसके दरबार में आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, याद रखिएगा आप लोग। तो बस ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और तात्कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जानकारी इनको प्राप्त होती है बस। तो ये हमें भारत के बारे में। एक और नाम ध्यान रखना, कुमारी द्वीप। प्यारे विद्यार्थियों, गुप्त काल में इस क्षेत्र को कुमारी द्वीप के नाम से भी जाना गया है। तो गुप्त काल में इसे किस नाम से जाना गया है, कुमारी द्वीप के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, तो चलिए ये सारे नाम जो है मैंने आपको बताए। इसके अलावा कुछ और नाम भी बता देता हूं, बेटा ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, इसके अलावा देखो भारत के पहले अवलेख की जानकारी सुन लो फटाफट से, फिर मैं आपको कुछ और भी एडिशनल जानकारी देने वाला हूं भारतवर्ष के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले टू द पॉइंट अपन भारतवर्ष की जानकारी देखें। तो भारतवर्ष की जानकारी हमें कुछ अवलेखों से मिलती है। बेटा अवलेख समझते हैं, अवलेख क्या होते थे, प्राचीन काल में जो राजा महाराजा जनता तक अपनी जानकारी को जो पहुंचाना चाहते थे तो उनके मीडियम होते थे, है ना। यानी आज जो मीडिया की बात करते हैं ना, मीडिया, है ना, तो मीडिया क्या है, जनता तक अपनी बात को पहुंचाने का माध्यम। आज तो सरकार में बहुत सारे माध्यम है, आज तो वो यूट्यूब से भी बता देती है, आज वो टेलीविजन के माध्यम से बता देती है, इंटरनेट के माध्यम से बता देती है। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज जानकारी उपलब्ध कराने का। लेकिन प्राचीन काल में ना तो सोशल मीडिया थी, ना टेलीविजन था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय क्या करते थे, हम जो है चट्टानों को काटकर उनके स्तंभ बनाते थे गुहाओं में, है ना, बहुत सारे लेख खुदवाते थे, और लेखों के माध्यम से राजा महाराजा अपनी प्रजा तक अपनी बात को पहुंचाते थे, है ना। तो हम कह सकते हैं सार्वजनिक विज्ञापनों के माध्यम कहलाते थे अभिलेख, है ना, ध्यान रखिएगा। और अभिलेखों की मैं बात करूं तो बेटा भारत के बारे में जानकारी हमें सबसे पहले हिंदुस्तान जो है वो नक्शे रुस्तम, ठीक है, तो नक्शे रुस्तम में हमें जानकारी मिलती है बेटा। अच्छा, भारतवर्ष के बारे में सबसे पहली जानकारी लेकिन हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि सबसे पहली जानकारी कहां मिलती है, तो ध्यान रखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। ये अभिलेख किसका है बेटा, तो ध्यान रखना ये कलिंग के नरेश थे खारवेल। तो कलिंग नरेश खारवेल का ये अभिलेख है, चेदी वंश के ये राजा थे। तो खारवेल जो है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, पांड्य शासकों को गधों का हल चलाने वाले, है ना, ये भी आपने शायद सुना होगा, तो खारवेल का नाम आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तान नक्शे रुस्तम ये किसका है बेटा, ये डेरियस फर्स्ट का है। ये एक हिंद ईरानी शासक है डेरियस फर्स्ट, या इन्हें दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट के नाम से जानते हैं। और इन्हीं का और भी अभिलेख है, एक है बेहस्तून, पोर्सिपोलस और सेसाइन। तो ध्यान रखना 3 अभिलेख और मैंने आपको बता दिए, नक्शे रुस्तम, एक और नाम है हमारा बेहस्तून, पोर्सिपोलस और सेसाइन। और बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के 2022 के एग्जाम में हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतवर्ष की जानकारी किस अभिलेख में, वहां पे ऑप्शन था सेसाइन अभिलेख। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, हमें ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। तो अभिलेख की जानकारी क्लियर हो चुकी है आपको भारत के बारे में। अभिलेख की जानकारी तो हाथी गुम्फा अभिलेख, नक्शे रुस्तम, पोर्सिपोलस, बेहस्तून और सेसाइन। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट से। साहित्यिक जानकारी में आपको मैं बता दूं तो प्यारे विद्यार्थियों देखो पाणिनि, है ना, पाणिनि के द्वारा एक पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी, जिसमें भारत के बारे में जानकारी दी गई है। फिर इसके अलावा बाबर की एक बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है तुजुके बाबरी, है ना, जो बाबर था वो आपको पता ही है मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। बाबर फरगना का ये शासक था। चुगताई तुर्क था, ये क्या था, चगताई तुर्क था, ये एक चगताई तुर्क था बाबर, ध्यान रखना। और बाबर का एक फेमस स्टेटमेंट बड़ा फेमस माना जाता है, जिसने तुजुके बाबरी में ये बात कही है कि क्या हुआ
जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं आ रहे, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने को तैयार नहीं, जो सजदा करने को तैयार नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में समस्याएं आएंगी जाएंगी, लेकिन सिलेक्शन आपको लेना है, आपको पीछे नहीं हटना है। तो बाबर से हम सीख सकते हैं कि लगातार प्रारंभिक दौर में बहुत सारी युद्ध हारा, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, लेकिन उसने अंत में पानीपत का प्रथम युद्ध जो जीता और भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो प्यारे विद्यार्थियों, तुझे के बाबरी, अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, जल्दी से मुझे आंसर करिएगा। आप बताइए कि इस किताब में उन्होंने कौन से दो समकालीन राजाओं को महान शासक के रूप में बताया भारत के, और उनके बारे में जिक्र किया था? तो आप मुझे कमेंट में ये आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हैंसोंग, मैं आपको बता ही चुका हूं, हैंसोंग ने इंतु के नाम से भारत को बुलाया। तो साहित्यिक रूप से ये हमें जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा मनुस्मृति में भी जो है, ठीक है, तो मनुस्मृति में भी हमें जानकारी मिलती है। और बेटा ध्यान रखना, हमें जो है भागवत पुराण में भी भारत की जानकारी मिलती है। तो भागवत पुराण हो या फिर मनुस्मृति हो, इनमें भी भारत की हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा और ध्यान रखिएगा, स्कंद पुराण और जैन ग्रंथ जो है, स्कंद पुराण और जैन ग्रंथ जो है, उसमें ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत कहा गया है। तो एक स्कंद पुराण भी है, स्कंद पुराण और जैन ग्रंथ भी है, कुबलय माला जैन ग्रंथ है। तो ऐसे ग्रंथों में है ना, एक ऋषभदेव का नाम आपने सुना है, ऋषभदेव जो जैनों के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, इन्हीं के पुत्र भरत। तो ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भी इसका नाम भारत कहा जाता है। तो ये भी हमें उल्लेख प्राप्त होता है बेटा। अब देखो, रामायण जब आप देखते हो, त्रेता युग की बात करते हो, तो उसमें राजा दशरथ के पुत्र ही भरत हुआ करते थे, है ना। तो रामायण में जो हमारे महान ग्रंथ है रामायण, है ना, तो इसमें भी आप देखोगे तो इसमें राजा दशरथ के पुत्र भरत, भगवान राम के प्रिय भाई भरत के नाम पर जो है भारत रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी सोर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। चलिए, भारतवर्ष के अलावा देखो, भारतवर्ष एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र था, है ना। इसके आसपास जो आज हमें अलग अलग छोटे छोटे देश दिखाई देते हैं, ये कभी भारतवर्ष के भाग हुआ करते थे। तो भारतवर्ष के द्वीपों में भी आप देखो तो यहाँ पर जो है, ये यहां से भी एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा था बेटा, ठीक है। तो वो आपको मैं बता देता हूं। देखो, यहाँ पर एक ताम्रपर्णी या सियल द्वीप, ये श्रीलंका को कहते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, ये पूछा था एमपीपीएससी ने, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में ये पूछा था कि स्वर्णद्वीप तो जावा को कहा जाता है। जावा को आंसर उन्होंने सही माना था। और मलाया जो है, मलाया ये मलेशिया को कहा जाता है, ठीक है। श्याम किसे कहते हैं बेटा? श्याम थाईलैंड को कहते हैं, है ना। कंबूज या फुनोन कंबोडिया को कहते हैं। तो कंबूज और फुनोन किसे कहते हैं बेटा? कंबोडिया को कहते हैं। और चंपा और नाम वियतनाम को कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम भी आप याद कर लीजिएगा। भारतवर्ष के कुछ द्वीप समूह है, यहां से पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ताम्रपर्णी किसे कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। स्वर्णद्वीप किसे कहते हैं? जावा को कहते हैं। मलाया किसे कहते हैं? मलेशिया को कहते हैं। इसके अलावा बेटा श्याम किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। कंबूज या फुनोन किसे कहते हैं बेटा? तो ध्यान रखना, कंबोडिया को। और चंपा और अनम किसे कहते हैं? तो कहते हैं वियतनाम को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे आप लोग, इतने सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं अगली स्लाइड में। फटाफट से क्वेश्चंस की स्लाइड देख लो फटाफट से। अब देखो, क्वेश्चन सबने लगा लेने फटाफट, तो आप बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे मेरे साथ में। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भारतवर्ष भा और रथ का अर्थ क्या है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भा एंड रथ इन द भारतवर्ष, ठीक है। तो फटाफट से आंसर करिएगा। ऑप्शन ए आपके सामने है, भा का अर्थ है प्रकाश, रथ का अर्थ है लीन, ठीक है। भा का अर्थ है कर्म, रथ का अर्थ है स्थान। भा का अर्थ है प्रकाश और रथ का अर्थ है अर्थ, है ना। भा का अर्थ कर्म और रथ का अर्थ ऊर्जा। प्यारे विद्यार्थियों, आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी भा का अर्थ है प्रकाश, मैंने आपको बताया, और रथ का मतलब लीन, है ना। तो ऐसा क्षेत्र जो प्रकाश में लीन है, ज्ञान की धारा में बह रहा है। क्लियर हो गया? वेदों की धारा, ज्ञान की धारा। प्यारे विद्यार्थियों, भारत मतलब ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो पूरी पृथ्वी पे अनोखा है, भारत को अपनी विशेष पहचान प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ऐसे ज्ञान के लिए भारत जाना जाता है, ऋषियों की जन्मभूमि है। भारतवर्ष के प्राचीन नाम क्या है? देखो, भारतवर्ष के प्राचीन नाम में देखो, अभी मैंने बताया जम्बूद्वीप। तो बताइए, जम्बूद्वीप किसमें कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ में क्या कहते हैं बेटा? जम्बूद्वीप कहते हैं। वेरी गुड। चलिए, आर्यावर्त क्यों कहते हैं? आर्यों की भूमि है, आर्यों की भूमि है, ठीक है। आर्यावर्त आर्यों की भूमि। एक बात और ध्यान रखिएगा,
भरत शब्द जो है वो एक कबीला हुआ करता था, वैदिक काल में कबीला हुआ करता था, भरत कबीला। ठीक है, तो इसका नाम भरत कबीले के नाम पर ही भारत पड़ा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी वो एक कबीला ही सभ्यता थी, बहुत सारे कबीला हुआ करते थे, है ना। उन्हीं कबीलों में एक कबीला था भरत कबीला, है ना, ध्यान रखना। एक और आपने सुना होगा पंचजन, एमबीपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था पंचजन, तो पंचजन में 5 कबीले थे, उनके बारे में पूछा गया था। ठीक है, सुना होगा आपने, अनु, द्रुहु, है ना, पुरु, तो ये ध्यान रखना। अजनाब वर्ष, ऋषभदेव के पिता, है ना, अजनाब या नाभि वर्ष ने कहते थे, उनके नाम पर अजनाब वर्ष भी कहा जाता है। और एक और नाम ध्यान रखना, तो ये सभी तो आपको आंसर कर लेना सभी, तो आपको यहां पे याद रखना ऑल ऑफ दी एबव इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, है ना। भारत शब्द किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है? भारत शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है बेटा, ये संस्कृत भाषा का शब्द है ना, तो इसका और किसी भाषा से कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, भारत शब्द की स्पष्ट व्यक्ति किस पुराण में हुई है? बेटा देखो, मत्स्य पुराण स्पष्ट व्यक्ति की बात कर ले तो सबसे यहां पे याद रखना विष्णु पुराण में हुई है, वायु पुराण ऑप्शन में नहीं है, तो विष्णु पुराण इसका सही आंसर होगा। तो विष्णु पुराण में सबसे स्पष्ट व्यक्ति के रूप में यह बात कही गई है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतवर्ष का नामकरण किया गया है, तो देखो यहां पर 4 ऑप्शन दिए, मैंने अभी आपको बताया ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर जो है इसका नाम भारत किया गया है। ठीक है, किसमें कहा गया, ये बात किसमें कही गई है? अभी मैंने आपको बताया स्कंद पुराण, अभी मैंने आपको बताया, देखो ये देखो स्कंद पुराण, यहां पर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत कहा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ऋषभदेव के पुत्र स्कंद पुराण और जैन ग्रंथों में, स्कंद पुराण और जैन ग्रंथों में ये बात कही गई है। ठीक है, चलिए, तो ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद भारत का चीनी नाम क्या है? अभी मैंने आपको जैसा कि बताया, भारत को चीनी यात्रियों ने किस नाम से कहा है? किंतु, किंतु, इंतु, इट इज द आंसर, इंतु। हैंसोंग पुस्तक कौन सी है? सीयू की। ठीक है विद्यार्थियों, पुस्तक कौन सी है? सीयू की। ठीक है, तो आंसर इज द राइट इंतु। तो चलिए, ये हमारा कंप्लीट होता है हमारा भारतवर्ष का एक सेगमेंट। और आज मैं आप लोगों को साथ दूसरी संकल्पना भी पढ़ने वाला हूं। हमारे जो प्राचीन भारत की संकल्पना है उसके सामने एक और संकल्पना दी गई है, सभा और समिति। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक और फटाफट से आज के सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे सभा और समितियों के बारे में। तो चलिए, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सभा और समिति। चलिए, सबसे पहले मैं आपको सभा समिति के बारे में लेके चलता हूं। जैसा कि हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, और इस कोर्स को आप जो है परचेज कर सकते हैं हमारे जो है लिंक से, या हमारे जो है एप्लीकेशन पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आज मैं आपको सभा समिति के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, और यहां से अपन क्वेश्चनों पे भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए, सभा समिति के बारे में बात करूं तो ये वैदिक कालीन क्या है? ये राजनीतिक संस्थाएं थी। ठीक है, तो ये कबीलाई संस्थाएं थी, वैदिक काल में इनका जो है विकास हुआ था। और वैदिक काल में इनका जो विकास हुआ था बेटा, तो इनके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले ये लोकतांत्रिक संस्थाएं थी बेटा, लोकतांत्रिक संस्थाएं थी सभा समिति। ठीक है, वैदिक काल में राजा का सहयोग करने वाली संस्थाएं थी, और जनता की भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, निर्णय लेने के लिए सामूहिक प्रक्रिया को अपनाया जाता था। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो है सबसे पहले सभा की विशेषता की बात करूं तो सभा समिति की विशेषता में प्राचीन भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएं, वैदिक काल में राजा का सहयोग करने वाली संस्थाएं, जनता की भागीदारी प्रस्तुत करने वाली संस्थाएं और निर्णय वाली सामूहिक संस्थाएं ये थी। ठीक है, सबसे पहले मैं सभा की विशेषता आपको बता देता हूं। सभा, देखो सभा से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले सभा जो है, ये पहली बात तो ये अभिजात वर्ग या कुलीन जो पुरोहित वगैरह होते थे, जो धनवान होते थे, जो श्रेष्ठ लोग होते थे, उनकी ये संस्था थी पहली बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, सभा ये वृद्धजनों की, श्रेष्ठ लोगों की, कुलीन की, धनवानों की, पुरोहित की क्या थी? एक प्रतिनिधि संस्था थी। प्रतिनिधि क्या मतलब समझते हैं? इनमें ये भाग लेते थे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ये विशिष्ट लोगों का समूह है, विशिष्ट लोग जो समाज में विशेष स्थान रखते थे, अपने शिक्षा के आधार पर, अपने धन के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, है ना। तो ऐसे लोगों से ये संस्था बनी थी, है ना। इसका जो कार्य था वो था न्यायिक कार्य। बेटा ये न्यायिक कार्य से संबंधित इसका मुख्य फंक्शन था, न्यायिक कार्यों में राजा की सहायता करना, राजा के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करवाती थी। ठीक है, राजा के साथ मिलकर शासन में भी सहयोग करती थी। तो राजा के साथ में शासन में सहयोग करना, दूसरे नंबर पे न्याय प्रक्रिया में सहयोग करना। क्लियर हो गया? ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे?
सभ्य, इसके अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? सभ्य कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अध्यक्ष इसका सभ्य कहलाता है, सभ्य। ठीक है, तो अध्यक्ष इसका क्या कहलाता है बेटा? सभ्य कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके जो सदस्य हुआ करते थे, सदस्यों को सभ्य या सुजात कहा जाता था। जो सदस्य थे उनको क्या कहते थे बेटा? सभ्य या सुजात। तो ये आप ध्यान रखना, सभ्य अध्यक्ष को कहते हैं और इसके जो है सदस्यों को क्या कहते हैं बेटा? सभ्य या सुजात कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? अगली बात ध्यान रखना। ठीक है, समिति की विशेषताएं। समिति देखो, सभा की विशेषता हमने पढ़ ली, सभा क्या है, इसका अध्यक्ष कौन होता है। अच्छा, एक और बात, ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार किया गया बेटा? 8 बार किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार किया गया? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख किया गया है, 8 टाइम, और जबकि सभा का 9 बार किया गया है ना। तो ऋग्वेद में सभा का है 8 बार और समिति का है 9 बार, है ना। 9 बार किसका है? समिति का है। तो ये दोनों भी आपको फैक्ट याद रखनी है। ठीक है, तो सभा और समिति से प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो सभा का उल्लेख कितनी बार किया गया है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े हम लोग। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ध्यान रखिएगा समिति के बारे में। तो समिति सामान्य जनता की संस्था थी, सामान्य जनता, एकदम नॉर्मल लोग जो सामान्य रूप से निवास करते थे। तो सामान्य लोगों की संस्था थी कौन सी? समिति, है ना। और ये ज्यादा लोकतांत्रिक थी, मतलब इसमें डेमोक्रेसी ज्यादा थी, यानी जनता का योगदान ज्यादा था, जनता बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी, बहुमत से निर्णय होते थे, ध्यान रखना। और एक बड़ा प्रतिनिधित्व मिलता था, व्यापक जनप्रतिनिधित्व मिलता था। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके कार्य क्या थे? देखो, राजा का चुनाव करना, राजा का चुनाव करना, राजा की शक्तियों पे अंकुश लगाना या निरंकुशता पे अंकुश लगाना। तो राजा की शक्तियों पे अंकुश लगाना और राजा का क्या करना बेटा? चुनाव करना। ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण कार्य आपको ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष को ईशान या पति कहते हैं। इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं बेटा? इसके अध्यक्ष को ईशान या पति के नाम से जानते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष को ईशान या पति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? इसमें निर्णय कैसा होगा? बहुमत से होगा, ध्यान रखना, इसलिए अधिक लोकतांत्रिक संस्था है। ठीक है, स्त्रियां किसमें भाग लेती थी, किसमें नहीं लेती थी, यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, स्त्रियों की अगर मैं बात करूं, स्त्रियों की बात करूं, स्त्रियों की अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, तो ध्यान रखिएगा, स्त्रियां सभा में तो भाग लेती थी, स्त्रियां सभा में तो भाग लेती थी, लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये समिति में भाग नहीं लेती थी। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि बताइए बेटा कि जो स्त्रियां हैं वो सभा और समिति में किस में भाग लेती थी? तो सभा में तो भाग लेती थी, लेकिन समिति में भाग नहीं लेती थी। ठीक है बेटा, ध्यान रखें आप लोग। चलिए अगले स्लाइड पे चल लेते हैं हम लोग। सभा समिति दोनों के बारे में बात क्लियर हो चुकी है हमारी। सभा न्यायिक निर्णय का काम करना, एक राजनीतिक सलाहकार संस्था है, जबकि समिति राजा का चुनाव, कानून का निर्माण, करों का निर्धारण और युद्ध और शांति के फैसलों से संबंधित है। तो देखो, व्यापक कार्यों की बात करें तो समिति जो है बड़े स्तर पे काम कर रही है। अब एक बात बड़ी ध्यान रखनी है आपको, एक बहुत बड़े जो है हमारे इतिहासकार लुडविक महोदय ने इनकी तुलना किससे की? हमारी वर्तमान राज्यसभा और लोकसभा से। जब वो सभा की बात करते हैं तो कहते हैं ये अपर हाउस है, ये राज्यसभा है बेटा, जबकि समिति की वो जो बात करते हैं वो कहते हैं इट इज द लोअर हाउस, यानी लोकसभा है। तो सिंपल सी बात है, आज भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर इनकी तुलना उन्होंने लुडविक महोदय ने किससे की है? वर्तमान उच्च सदन राज्यसभा और वर्तमान निम्न सदन लोकसभा। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। लुडविक महोदय, ठीक है, निम्न सदन और, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। और जो सभा समिति है उनको जो है जीमर महोदय क्या कहते हैं? ग्राम सभा और केंद्रीय सभा, है ना। एक और नाम आता है जीमर महोदय ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, ग्राम सभा और केंद्रीय सभा। तो वो कहते हैं जीमर महोदय कि जो आपकी सभा है वो ग्राम सभा के रूप में थी और समिति जो है वो केंद्रीय सभा के रूप में उपस्थित थी। ठीक है, तो केंद्रीय सभा के रूप में आपकी कौन थी?
समिति और ग्राम सभा के रूप में कौन थी? सभा। ठीक है, तो ये भी जीमर महोदय ने बताया है। तो जीमर महोदय ये बात कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। एक और नाम है हिले ब्रांडिट। हिले ब्रांडिट एक और नाम आता है, हिले ब्रांडिट, हिले ब्रांडिट। और ये क्या कहते हैं बेटा? ये दोनों को एक मानते हैं, दोनों को एक मानते हैं। ये कहते हैं कि दोनों अलग अलग नहीं थी बेटा, ये दोनों एक ही थी। तो ये भी ध्यान रखना, हिले ब्रांडिट क्या कहते हैं कि दोनों एक ही हैं, जबकि लुडविग मेहता दोनों को अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, और एक और नाम आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्तेकर महोदय। अल्तेकर महोदय भी सभा समिति को जो है एक नहीं मानते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अथर्ववेद में तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में एक और बात ध्यान रखना, जब अल्तेकर महोदय की बात आती है तो अल्तेकर महोदय भी दोनों को अलग अलग मानते हैं। अल्तेकर महोदय जो है दोनों को अलग मानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों को अलग अलग कौन मानते हैं? अल्तेकर महोदय मानते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात आपको क्लियर हो चुकी है सभा समिति के बारे में। ऐतिहासिक महत्व क्या था इनका? ये प्राचीन भारत की लोकतंत्र का प्रमाण है। हमारा भारत डेमोक्रेसी कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा, है ना। आप देखो, आजादी के बाद अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात कर लें तो हमारे साथ में कई देश आजाद हुए, पाकिस्तान से लेकर, है ना, और भी कई देश हैं, लेकिन आज भी वहां पे लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया। हम एकमात्र ऐसे देश हैं जहां पे लोकतंत्र सफल है, यानी हमारी जन्मभूमि में ही लोकतंत्र है। हम जनता की सलाह से, हम जनता की मांग से ही आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में जनता का शासन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, डेमोक्रेसी हमारी पावर है और वो हमेशा रहेगी। हम एक लोकतांत्रिक देश है, तो वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। तो प्राचीन भारतीय लोकतंत्र के प्रमाण तो मिलते ही हैं। जन भागीदारी की परंपरा, हमारे देश में जन भागीदारी शुरू से रही है, आज भी रही है, कल भी रही है। ठीक है, तो जन भागीदारी की परंपरा और संवैधानिक शासन की आधारित, यानी कि संवैधानिक शासन मतलब नियमों और कानूनों से जिस देश की पूरी व्यवस्था चलती है उसे संवैधानिक व्यवस्था कहते हैं। तो हमारी विधि के द्वारा पूरा पूरा हमारा शासन पहले भी चलता था और आज भी चलता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा आधुनिक संसदीय प्रणाली का मूल आपको पता ही है। आज अपन जो जिस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं जिसमें 2 सदन है, उस समय भी यही स्थिति बनती थी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ध्यान रखिएगा। राजा की शक्ति पे नियंत्रण, आज भी देखो सरकार यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन लगाती है? संसद लगाती है। मनमानी नहीं कर सकते और उसके ऊपर भी बैठी है न्यायपालिका, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सभा समिति जो है उस समय कहीं ना कहीं आज के हमारे मॉडल को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए विकास और पतन, फिर धीरे धीरे आपको पता है वैदिक काल में इनकी स्थापना हुई, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे इनका पतन होता गया। जैसे जैसे राजा की शक्तियां बढ़ती गई वैसे वैसे इनकी जो है शक्तियां धीरे धीरे डाउन होती गई। इसलिए तो अथर्ववेद में कहा गया है, आपने कभी ये कोटेशन को कभी देखा कि प्रजापति की 2 पुत्रियां क्यों कहा? क्यों? क्योंकि इनकी धीरे धीरे शक्ति कम हो रही थी, है ना। इनकी धीरे धीरे शक्ति कम हो रही थी, तो इनको फोकस करने के लिए कहा कि भाई इनकी शक्तियों को फिर से लाया जाए, इनको फिर से पावरफुल बनाया जाए। लेकिन चूंकि कोई भी व्यक्ति के अंदर जब शक्तियां आ जाती है, केंद्रीकृत शासन प्रणाली आ जाती है, तो कभी भी वो डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहता। क्लियर हो गया? तो धीरे धीरे इनका क्या होने लगा बेटा, ध्यान रखिएगा, यहां पे पतन इनका प्रारंभ हो गया। ठीक है, और उसके बाद में राजतंत्र का मजबूत होना, केंद्रीय शासन की वृद्धि और सामंती व्यवस्था का उदय। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा एक कंप्लीट होता है। उत्तर वैदिक काल के बाद धीरे धीरे जो है इनकी जो है स्थितियां गड़बड़ाती गई। ध्यान रखिएगा। 1-2 संस्थाएं और हैं, आप शायद जानते होंगे। एक है विद्वत, एक हमारी विद्वत, और एक है गण। ठीक है, तो विद्वत जो है सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन जो संस्था थी वो कौन थी? विद्वत थी। सैनिक और सैनिक कार्यों से संबंधित है ये। सैनिक और सैनिक कार्य, हमारे सिलेबस में विद्वत नहीं है इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं किया है, लेकिन ध्यान रखना एक सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विद्वत थी। ध्यान रखना 122 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, विद्वत का उल्लेख 122 बार हुआ है। ध्यान रखिएगा, तो 122 बार इसका उल्लेख हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन मैं यहीं पे रखूंगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो सेट एग्जाम की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ इस एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। और एक बहुत जल्दी हम लोग एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पर, जिसकी रेगुलर आपको क्वेश्चंस प्राप्त हुआ करेंगे और टॉपिक वाइज अपन हर डे जो है क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो जो विद्यार्थी आने वाले समय में सेट एग्जाम के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ जाइएगा। आपकी एक सही तैयारी, सही दिशा में हम सभी जो है टीम लेकर आ रहे हैं। तो मैं आज का सेशन निरंजन देव समाप्त करता हूं। धन्यवाद।